हेलो स्टूडेंट, जहां पे हमने आपके लिए स्टार्ट करी है पीवाईक्यू एनालिसिस की सीरीज। और बच्चों, हमने इतने सारे पीवाईक्यू एनालिसिस करे हैं। हमने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का अभी रिसेंटली पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, उसके बाद हमने वेक्टर अलजेब्रा किया है। तो आज हम बढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट की तरफ जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, तो अब पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है जेईई मेंस 2021 का, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है टू डाइसेस आर रोल्ड इफ बोथ डाइसेस हैव सिक्स फेस नंबर्ड 1 2 3 5 7 11। मतलब जो डाइस है वो कैसा डाइस है, वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, उसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं है, इंस्टेड उसमें 1 2 3 5 7 11 है। तो अगर मैं आपको बोलूं उसके जो आउटकम्स हैं, अगर आप बात करोगे यहाँ पे सैंपल स्पेस की, तो देखो, टू डाइस रोल करेंगे। अब आपको पता है कि सैंपल स्पेस कितना होता है डाइस के केस में, सैंपल स्पेस होता है 6 रेज टू द पावर n। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है, 6 रेज टू द पावर n। मतलब अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या होती है, n होता है या तो नंबर ऑफ डाइस या फिर एक सिंगल डाइस को कितनी बार फेंका है आपने। सो 6 की पावर 2 आप कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि दो डाइसेस रोल किए गए। तो 36 तो आ गया आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, अब आपको देखना है, तो मतलब एनएस की वैल्यू कितनी हो गई, एनएस की वैल्यू हो गई 36। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, 36 है। अब आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द टॉप फेसेस इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो उसके लिए हम क्या ट्रिक अपना सकते हैं, देखिए, 1 2 3 5 7 और 11 एक बार ऐसे लिख दें, और एक बार 1 2 3 5 7 और 11 एक बार आप ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सम करना है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। ऐसे ही 1 + 3 का सम आप करोगे 4 आएगा। फिर यहाँ पे 6 आएगा, एंड देन यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। अब आप यहाँ पे मत लिखो सम, क्योंकि 1 और 11 का सम 12 होगा। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सम हमें या तो 8 चाहिए, या तो इक्वल टू 8 चाहिए, या फिर लेस देन 8 चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी 8 से बड़ा सम होगा ना, वो हम नहीं लिखेंगे। फिर ऐसे ही आपने 2 और 1 लिया इस बार, तो 3 आ गया सम। फिर 2 और 2 लिया आपने तो 4 आ गया सम। 2 और 3 लिया आपने तो 5 आ गया। 2 और 5 लिया तो 7 आ गया। अगेन 2 और 7 लिया तो 9 आ गया। तो 9 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 आप जानते हो 8 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही जब आप 3 के साथ करोगे तो 3 और 1 4 आएगा, 3 और 2 5 आएगा, 3 और 3 6 आएगा, 3 और 5 8 आ जाएगा। और बाकी के आप 3 और 7 नहीं लिखोगे। 3 और 7 10 होता है, 3 और 11 14 होता है। 11 और 14 दोनों ही नहीं लिखोगे आप। 5 और 1 में आप 6 लिखोगे, 5 और 2 में आप 7 लिखोगे, 5 और 3 में आप 8 लिखोगे। बट इसके बाद सम आपका एक्सीड कर रहा है, तो आप ये सब भी नहीं लिखोगे। फिर 7 में आप 1 ऐड करोगे, 8 आएगा। और 7 के बाद 2 नहीं लिखोगे आप, क्योंकि 9 हो जाएगा तो सम एक्सीड कर रहा है। तो ये सारे कैंसिल आउट कर दो आप। ठीक है, और इसके बाद 11 में तो आप ऑब्वियसली सम ले ही नहीं सकते हो, बिकॉज क्या है, एक्सीड कर जाएगा वो 8 से। तो आप देख सकते हो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स है ना, वो ये लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। सो आपने देखा कि आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 17। और आपको मैंने बताया है कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 36। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सो प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ फ्रैक्शन विच इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो आप समझ गए कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 17/36। तो ये आपका हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए, मेंस में इतने सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। बस आपको ना स्टैंडर्ड अप्रोच पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की, और वो स्टैंडर्ड अप्रोच ये बोलती है कि आपको प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए कि वो एक फ्रैक्शन है। उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, और जो उसका डिनोमिनेटर है वो टोटल पॉसिबल आउटकम है, कि कोई भी इवेंट आप कर रहे हो तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक, चलिए, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम आज के सेशन में देखेंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ये 20 जुलाई को आया था, आपका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में हम बहुत ज्यादा पीएनसी यूज करते हैं। तो पीएनसी यूज करने का मतलब क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कब रिक्वायर होता है, तो ये आपको ऐसे आने वाले क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो बस मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन हम कब यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का बहुत रोल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आप कॉम्बिनेशन तब यूज करते हो जब कभी भी आप एक से ज्यादा आइटम्स पिक करते हो। सो व्हेनेवर यू आर पिकिंग मोर देन वन आइटम्स, ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर मैं देखूं तो एग्जामिनेशन में EXAMINATIO और N, ये अल्फाबेट्स यूज करे गए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए हो रहा है 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लिया करो साइड में, तो ए आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है।
ऐसे ही और कुछ रिपीट हो रहा है, आई आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, आई भी आपका कितना 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। और कुछ भी ऐसा है जो रिपीट हो रहा हो, एन रिपीट हो रहा है, तो एन भी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मेरे पास एक लेटर है, उसके वर्ड्स हैं, एक वर्ड है उसके लेटर्स हैं, ये EXAMINATION, तो मैं टोटल पॉसिबल वर्ड्स कितने बना सकता हूं? तो बच्चों यहां पे आपको पहले लिखना है कि टोटल पॉसिबल वर्ड्स कितने होंगे। तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स जो होंगे वो कितने होंगे, ये आपने सीखा है परम्यूटेशंस में, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपको परम्यूटेशन आना चाहिए। सो परम्यूटेशंस मतलब अरेंजमेंट, आप कैसे अरेंज करते हो, ठीक है। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 लेटर्स हैं। तो मतलब आप 11 फैक्टोरियल लिखोगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जो भी लेटर आपका रिपीट हो रहा होगा ना, उसको उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कराना है। जैसे यहाँ पे ए देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो। फिर यहाँ पे आई के लिए फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो, और फिर ऐसे ही एन के लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो। तो ये जो फ्रैक्शन आपने निकाला है, ये क्या है, ये टोटल पॉसिबल वर्ड्स है। तो अगर कोई मुझसे कहेगा कि एग्जामिनेशन के लेटर्स का यूज करके वर्ड बनाओ, तो चाहे उसका कोई मीनिंग हो चाहे ना हो, लाइक विद और विदाउट मीनिंग, पर वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, सो वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे ये 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। जब भी कभी डिफरेंट आइटम्स होंगे मेरे पास, जैसे सपोज करो एग्जामिनेशन में एक भी लेटर रिपीट ना कर रहा होता, सपोज करो 10 डिस्टिंक्ट लेटर्स होते मेरे पास, तो मेरा आंसर होता 10 फैक्टोरियल, तब मैं कुछ भी डिवाइड ना कराता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा ना AIN रिपीट हो रहा है, सो AIN रिपीट हो रहा है, इसीलिए आपने उसको जो जितनी बार रिपीट होगा उसको उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कराना है, ठीक है। अब देखिए, अब इस केस में अब हमें निकालना है, अब हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सो द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर M अपीयर्स एट द फोर्थ पोजीशन। तो आप एक काम करो, 1 2 3 4, यहां पे आप M को फिक्स कर दो, फोर्थ पोजीशन, सॉरी यहां पे आप M को फिक्स कर दो, ठीक है। तो इस जगह आपने क्या किया, इस जगह आपने M को फिक्स कर दिया, और उसके बाद बाकी कितना, एग्जामिनेशन में हम भी अपने काउंट करें कितने, 11 लेटर्स हैं, ठीक है। तो मतलब 11 स्पेसेस होंगी मेरे पास, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, अब आपको 10 ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। सो 10 ब्लैंक स्पेसेस को अगर आपको फिल करना है तो आप कैसे फिल कर सकते हो, तो उसका आंसर होगा 10 फैक्टोरियल। सिंपली 10 प्लेसेस हैं आपके पास और 10 अल्फाबेट्स हैं, तो आपने 10 फैक्टोरियल यूज कर लिया, लेकिन उसमें भी आपका AIN रिपीट करेगा, सो वो भी हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आ गया फेवरेबल, तो ये आपके आ गए फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल मैंने अभी निकाले कितने हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और टोटल पॉसिबल मैंने अभी निकाला था कितना था, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। देखिए ये 2 2 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया मेरा 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज 10 फैक्टोरियल लिखूंगा, लेकिन मैं 11 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो जैसा लिखते ही 10 और 10 फैक्टोरियल भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1/11। सो 1/11 इसका करेक्ट आंसर है, सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर मेरे पास कोई वर्ड गिवन है तो उसके लेटर्स का यूज करके उससे कितने टोटल पॉसिबल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, और फिर आपकी जो भी कंडीशन आपको उसको सेटिस्फाई कराना है। जैसे मेरी कंडीशन थी कि M जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फिर से परम्यूटेशन का यूज करेंगे हम। लेट ए डिनोट द इवेंट दैट अ 6 डिजिट इंटीजर फॉर्म्ड बाय 0 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, टोटल इंटीजर्स आप काउंट कर लो, ठीक है। टोटल इंटीजर्स कितने बनेंगे, तो आपकी कंडीशन आपको देखो ध्यान में रखनी है। कंडीशन आपकी क्या है कि वो 6 डिजिट का होना चाहिए, फाइन, वो 6 डिजिट का होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये मेरी 6 डिजिट्स हो जाएंगी, ठीक है। और जो डिजिट्स हैं वो ये हैं 0 से लेके 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 7 डिजिट्स मेरे को दी गई है। तो 7 डिजिट्स है मेरे पास और मुझे 6 डिजिट का इंटीजर बनाना है। और एक कंडीशन और है, विदाउट रिपीटेशन, मतलब कोई भी डिजिट ना रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों, इस प्लेस पे ना मैं जीरो पुट नहीं कर सकता। अगर मैंने इस प्लेस पे जीरो पुट कर दिया तो अब जो नंबर बनेगा ना, या जो इंटीजर बनेगा, वो होगा 5 डिजिट, क्योंकि ऑलरेडी 6 स्पेसेस हैं। और आप जीरो, अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं 0502, तो ये जो नंबर है 3 डिजिट है कि 4 डिजिट है,
एक्चुअली ये 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि 0 जब स्टार्टिंग में आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। करेक्ट, तो इसलिए आप यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते। अब हम कैसे निकालेंगे कि टोटल इंटीजर्स कितने पॉसिबल है? हम निकालेंगे इसको फंडामेंटल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में केवल हम चॉइसेस फिगर आउट करते हैं कि जो भी हमें करना है उसकी कितनी चॉइसेस हैं, और ऐसे करते करते हर केस की चॉइसेस को हम मल्टीप्लाई कराते जाते हैं। अब देखो, मेरे को पता है यहाँ पे मैं 0 नहीं यूज कर सकता, सो 0 के अलावा मेरे पास कितना ऑप्शंस बचा? 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास यहाँ पे 6 चॉइसेस हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं इस पोजीशन की बात करूं अगर, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी डिजिट्स हैं? देखो, अभी मेरे पास 7 डिजिट्स हैं टोटल, पर कोई ना कोई एक मैंने यूज कर ली होगी, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ फर्स्ट प्लेस को पहले फिल किया है, अब मैं सेकंड प्लेस को फिल कर रहा हूँ, दैट मींस मैंने कोई तो डिजिट यूज करी होगी, तो वो डिजिट मैं हटा दूंगा तो मेरे पास 6 डिजिट्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितनी 7 डिजिट्स थी, लेकिन वो मैंने हटा दी तो कितना 6 हो गया। अब आप एक बात बताओ, 0 मैं यहां नहीं पुट कर सकता, पर मैं यहां पे तो पुट कर सकता हूं ना, तो इसीलिए अब यहां पे आएगा 6। फिर से मेरे पास देखो कैसे, फिर से मेरे पास 6 चॉइसेस क्यों हैं? क्योंकि मेरे पास टोटल 7 डिजिट्स हैं, उसमें से मैंने एक 0 को हटा दिया था और कोई एक डिजिट यहां पे रख दी थी। ठीक है, तो अब जो डिजिट मैंने फर्स्ट प्लेस पे यूज करी है वो मैं सेकंड प्लेस पे यूज नहीं करूंगा, क्योंकि फिर तो रिपीट हो जाएगी ना डिजिट। इसीलिए यहां पे कितने चॉइसेस है मेरे पास? 6 चॉइसेस हैं, क्योंकि जो मैंने डिजिट यूज कर लिए फर्स्ट प्लेस पे वो मैं नहीं काउंट करूंगा, बट 0 अब मैं काउंट कर सकता हूं, क्योंकि 0 बीच में आ सकता है। ऐसे ही यहाँ के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, फिर यहाँ के लिए 4, फिर यहाँ के लिए 3 और फिर यहाँ के लिए 2। तो ये आ गया 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये आपके आ गए टोटल इंटीजर्स, कितने इंटीजर आप बना सकते हो। ठीक, अब देखो, अब मुझे निकालना है विच कैन बी डिविजिबल बाय 3। अब मुझे देखना है कि 3 से डिविजिबल कितने होंगे। तो बच्चों क्या होती है 3 की डिविजिबिलिटी? 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि जब आप सारे डिजिट्स का सम कर लो और वो सम 3 से डिविजिबल आना चाहिए। तो देखो, पहला केस, इसमें मुझे केसेस फिल्म करने पड़ेंगे। तो पहला केस ये है कि मैं एक बार 0 को डिस्कार्ड करता हूं, तो 1 2 3 4 5 और 6 इन डिजिट्स का यूज करके अगर मान लो मैं सम चेक करूं तो कितना आएगा? सो 2 + 1 इज 3, 3 + 3 इज 6, 6 + 4 इज 10, 10 + 5 15, 15 6 इज 21, सम इज 21। सम अगर 21 आ रहा है मतलब ये केस मैं ले सकता हूं, मतलब इन डिजिट्स का यूज करके जो भी इंटीजर मैं बनाऊंगा वो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा अपने केस 2 में, अब मैं अपने केस 2 में 0 को इंक्लूड करूंगा। अब 0 को इंक्लूड करूं तो मुझे किसी एक को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं पहले 1 को एक्सक्लूड करूंगा। सो अगर मैंने 1 को एक्सक्लूड कर दिया तो 0 2 3 4 5 और 6, इस केस में अगर मैं सम देखूं तो सम कितना आएगा? तो सम आएगा 2 + 3 5, 5 + 4 इज 9, 9 + 5 इज 14, 14 + 6 इज 20। सो ये तो डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे ही आप सोचो कि कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिनका सिलेक्शन करने से सम जो है वो 3 का मल्टीपल आए। तो आपको मैं बता दूं केसेस कौन कौन से होंगे। एक बार आप केवल 3 को डिस्कार्ड कर दो, तो आपने क्या किया? 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 नहीं लिया, दैट मींस आपने 4 लिया होगा, 5 लिया होगा और 6 लिया होगा। इस केस से आपका आंसर आ रहा है, आप सम चेक करो कितना आ रहा है। आपका सम आ रहा है 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12 + 6 18। देखिए ये केस मेरा बन जाएगा। तो अभी तक मेरे को एक केस मिला है ये, दूसरा केस मिला है ये। अब एक काम मैं करूंगा, एक बार 6 को डिस्कार्ड करूंगा मैं। ठीक है, तो केस 4 में लेता हूं, तो 6 को डिस्कार्ड करूंगा मतलब 0 1 2 3 रखूंगा, इस बार 4 भी रखूंगा और 5 भी रखूंगा, बट 6 को डिस्कार्ड कर दूंगा। तो अब सम कितना आ रहा है? अब सम आ रहा है 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15। देखिए यहां पे भी आपको मिल रहा है। सो आपके पास केवल कितने केसेस हैं? आपके पास 3 केसेस ऐसे हैं। सो 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें आपको जो इंटीजर बनाओगे आप वो 3 से डिविजिबल मिलेगा। अभी मैंने केवल कॉम्बिनेशन लिया है, अभी मैंने केवल जो डिजिट्स है उनका कॉम्बिनेशन लिया है। अभी आप ये बता सकते हो मुझे कि 1 2 3 4 5 6 का यूज करके डिजिट्स कितने इंटीजर्स कितने बन सकते हैं? चलिए वो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। सो पहला केस मेरा क्या आया? पहला केस मेरा आया 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो, इनसे मुझे क्या बनाना है? इनसे मुझे बनाना है 6 डिजिट इंटीजर। ठीक है, और ये है भी कितने डिजिट्स मेरे पास? 6 डिजिट्स हैं। तो इन 6 डिजिट्स को मैं कैसे भी अरेंज करा सकता हूं? तो 6 फैक्टोरियल हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस मेरा आया है 0। नेक्स्ट केस में एक बार देख लूंगा मैंने क्या लिया है। नेक्स्ट केस है 0 1 2 4 5 6, जिसमें 3 नहीं है। सो 0 1 2 4 5 6। अब मुझे इससे बनाना है 6 डिजिट का इंटीजर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब 0 होता है ना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर काम करना पड़ता है। 4 5 6, ये मेरे पास 6 डिजिट का इंटीजर है। अगेन मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 डिजिट बन जाएगा। सो अगर मैं 0 नहीं रख रहा हूं तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 1 2 3 4 5। यहाँ के लिए 5 चॉइसेस हैं, और यहाँ के लिए कितनी? यहाँ के लिए भी 5, यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 1। तो इसका आंसर आएगा 5 × 5 फैक्टोरियल। ठीक है,
ऐसे ही अगर मान लो मैं 0 1 2 3 4 और 5 लूं, तो इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं? इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा ना, इसमें भी 0 आपका फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 5 चॉइसेस हैं, नेक्स्ट के लिए भी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। सो व्हाट आर द आई गेस टोटल पॉसिबल टोटल फेवरेबल आउटकम्स? तो अगर मैं टोटल फेवरेबल आउटकम्स निकालूं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, तो वो है ये 6 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दूं, तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 6 प्लस 5 प्लस 5, तो ये आपका आ गया 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16, 16 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और टोटल आप जानते हो कितना है, सो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं कितनी हो जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल। सो फेवरेबल मैंने निकाला 16 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और टोटल मैंने देखो क्या निकाला था, टोटल मैंने इंटीजर्स निकाले थे 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, और एक बार 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3, सो आंसर आ गया हमारा 8 अपॉन 3 इंटू 6 कितना, 3 इंटू 6 कितना है 18। तो एक बार और कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, सो 2 से काट डिवाइड करेंगे तो 4/9, सो 4/9 आपका करेक्ट आंसर है। तो 4/9 मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे लॉजिक बिल्ड करके आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। देखिए सारे क्वेश्चंस ना मेंस 2021 के हैं, ठीक है, बट है बहुत इजी, पर उनके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे देखिए सेम क्वेश्चन आया है फिर से जेई मेंस 2021 में। अ नंबर इज 7 डिजिट इज फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 3 3 4 4 4 5 5, तो डिजिट्स हैं 3 3 4 4 4 और 5 और 5। तो आप मुझे बताओ कितनी डिजिट्स हैं आपके पास, 3 2 5 2 7, 7 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं, और आपको जो इंटीजर बनाना है या नंबर बनाना है वो भी 7 डिजिट का है। सो टोटल कितने पॉसिबल वेज हैं, सो टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने होंगे, ये तो आपने अभी सीखा है, टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल नंबर्स हो जाएंगे ये 7 डिजिट्स हैं, सो आप लिखोगे 7 फैक्टोरियल। लेकिन अगेन मैंने आपको सिखाया ना, कोई भी चीज रिपीट करे तो उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कराना होता है। सो 3 के लिए मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कराऊंगा, 4 के लिए मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कराऊंगा, 5 के लिए मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कराऊंगा, तो ये तो आ गया मेरा टोटल नंबर। अब मैं देखूंगा द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स ऑफ फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 2, बहुत ही इजी कंडीशन दी है उसने, ऐसे कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे 2 से। हम जानते हैं 2 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका जो लास्ट प्लेस पे डिजिट होगा वो इवन हो, तो यहाँ पे मेरे पास केवल 4 ही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 2 3 4 5 6 7 जो 7th प्लेस होगी अपनी, यहाँ पे मैं 4 को फिक्स कर दूंगा। अब मेरे पास कितनी डिजिट बच गई, 2 3 बच गए, क्योंकि 3 4 थे और 1 4 मैंने प्लेस करा दिया लास्ट में, तो अब मेरे पास 2 4 बचे हैं और 2 ही 5 भी बचे हैं। तो इनको अरेंज कराने का तरीका कितना होगा, इनको अरेंज कराने का तरीका होगा 6 फैक्टोरियल, और 3 के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, 4 के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और 5 के लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल, फेवरेबल आपका कितना है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो आपने लिखा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू, एक्चुअली मुझे डिवाइड कराना है लेकिन मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल लेके इनटू करा दूंगा, सो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये फिर से इससे कैंसिल हो गया। ऐसे ही 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे केवल 3 बच रहा है मेरे पास, और यहाँ पे केवल 7 बच रहा है, तो मेरा आंसर कितना आ गया 3/7। सो 3/7 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 3/7 हम देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, सी।
तो सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कैसे करने हैं क्वेश्चंस, आपको बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको देख रहा है यहाँ पे जो डिजिट्स है वो क्या है, रिपीट हो रही है। सो अगर डिजिट्स रिपीट होती है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि 7 फैक्टोरियल तो आप लिखोगे, बट जो रिपीटिशन है उसके लिए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी कराओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है जेई एडवांस 2013 में। इसमें आपको बहुत खास ट्रिक बताऊंगा मैं। 4 persons independently can solve a certain problem correctly with probabilities 1/2, 3/4, 1/4 and ठीक है, पहले तो मैं नोट कर लेता हूं। सपोज करो मेरे पास 4 persons है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ए की आपको दिख रहा है 1/2 है, ठीक है, बी की आपको दिख रहा है 3/4 है, सी की आपको दिख रहा है 1/4 है और डी की आपको क्या दिख रही है, 1/8 दिख रही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम आर सॉल्व करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम इज। अच्छा, अब मेरे को आप एक बात बताओ, अगर 4 लोग हैं, 4 इंडिविजुअल लोग हैं और उनकी 4 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है मेरे पास प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो अगर मान लो मैं उनको एक प्रॉब्लम देता हूं तो हो सकता है कि ए सॉल्व कर दे, ठीक है, हो सकता है कि बी सॉल्व कर दे, हो सकता है कि सी सॉल्व कर दे, हो सकता है कि डी सॉल्व कर दे। मतलब मेरे पास केसेस क्या है, ए कर दे और बी सी डी ना कर पाए। अच्छा, अगर आप ए से प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो तो उसी एट द सेम टाइम आप मेक श्योर करो कि बी सी और डी ना सॉल्व कर पाए, तभी आपका आंसर जो आएगा वो सही आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज करते हैं। जैसे आपने ना 4 इंडिविजुअल्स को एक सेम काम दिया है, तो अगर आप ये चाह रहे हो कि ए करे तो उसी मीन टाइम में बी सी और डी भी तो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो बी सी और डी का भी आपको देखना पड़ेगा कि वो ना करे, तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो इसके 4 केसेस है मेरे पास कि या तो ए सॉल्व कर दे, या तो बी सॉल्व कर दे, या तो सी सॉल्व कर दे, या तो डी सॉल्व कर दे। ऐसे ही अगर मान लो अब मैं 2 पर्सन लेके काउंट करूं कि मान लो ए बी सॉल्व कर दे और सी डी ना कर पाए, या सी डी सॉल्व कर दे और ए बी ना कर पाए, तो ऐसे करते करते भी बहुत सारे केसेस बनेंगे। फिर मैं तीसरा केस ये लूंगा कि मान लो 3 पर्सन सॉल्व कर दें कि ए बी सी सॉल्व कर दे, डी ना कर पाए, बी सी डी सॉल्व कर दे, ए ना कर पाए, और एक केस है कि चारों सॉल्व कर दें। तो अगर आप देखो ना तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। सो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं होगी कि आप सारे केसेस निकालो, उसके बाद उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालो, फिर आप ऐड करो। हाँ, लेकिन आप ये चीज कर सकते हो कि एक ही केस केवल इस पूरी प्रॉब्लम में ऐसा है जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और वो केस ये है कि जब ए भी नहीं कर पाएगा, बी भी नहीं कर पाएगा, सी भी नहीं कर पाएगा और डी भी नहीं कर पाएगा। दिस इज द सिंगल केस, दिस इज द ओनली केस इन विच द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी में ये ट्रिक बहुत कॉमन यूज करते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसी चीज पूछी गई है क्वेश्चन में जिसके होने के बहुत सारे केसेस हैं, पर उसके ना होने के बहुत कम केसेस है, या मान लो हार्डली एक केस है, जैसे इस केस में उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और प्रॉब्लम सॉल्व ना होने का केवल एक ही केस है, तो आप इसमें ना रिवर्स अप्रोच यूज करो। आप ये निकाल लो कि क्या प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, और फिर आप उसको 1 से माइनस करा दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो मुझे पता है ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/2। ठीक है, ऐसे ही बी के सॉल्व करने की 3/4 है, तो 1 - 3/4 हो जाएगी ना सॉल्व करने की। जानते हो ना आप, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही सी के ना कर पाने की 1 - 1/4 हो जाएगी, और डी के ना करवाने की 1 - 1/8 हो जाएगी। तो अगर आप ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू दिस विल बी योर 1/4, दिस विल बी योर 3/4 एंड दिस विल बी योर 7/8। यस, ठीक है। सो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो कितना आ गया 21 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8, तो 4 2 8, 8 8 64, 64 इंटू 4। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 64 इंटू 4, या चाहो तो आप कर भी सकते हो, कितना हो जाएगा 21 अपॉन 64 इंटू 4। सो 60 इंटू 4 इज 240, 4 इंटू 4 इज 16, सो 256। तो 21 अपॉन 256 आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। अब मैं अगर चाहता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं इसको 1 से माइनस करा दूं। सो जो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है इस केस में, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है वो क्या है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है 21/256, 21/256, वो ये प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी।
तो अगर आप इसको 1 से माइनस करा दोगे ना, तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि प्रॉब्लम हर हालत में सॉल्व हो जाएगी। अब चाहे उसको 1 लोग करें, चाहे 2 लोग करें, चाहे 3 लोग करें, चाहे चारों कर दें। और आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पर्सन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जब आप एटलीस्ट का केस बनाओगे तो सारे केसेस आपके कवर हो जाएंगे। सो 256 माइनस 21 ये आपका होगा आंसर 532। सो 235 बाय 256। देखिए ये क्वेश्चन एडवांस में आया था, ठीक है। 235 बाय 256 ये ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने की मैं आपको बहुत ही सुपर ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए मेंस 2020 का क्वेश्चन है और मैं हार्डली 1 मिनट लूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। आप सभी को ना ट्रिक नोट करनी है। देखो, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 2/5। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करो, आप वेन डायग्राम बना लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक वेन डायग्राम बना लिया ऐसे। वेन डायग्राम आई होप सभी को बनाना आता है। ये मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी इवेंट, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है मुझसे क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स। मान लो मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं। सच दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, मतलब या तो ये अकर होगा और या फिर ये होगा। इस पूरे की जो मैंने रीजन शेड किया है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है, ठीक। अच्छा, मुझे ये बीच वाला रीजन की प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है, तो मैं काम करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ एक्स लेट कर लेता हूं, ठीक। ये तो मुझे पता चल गया। और जो प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है वो कितनी है, मतलब इसका और इसका, इन तीनों का सम अगर आप कर दो तो देखो इधर ए और बी, उसने बोला ना एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, तो वो तो आपको 2/5 गिवन है। सो 2/5 आपने लिखा और प्लस अगर आप एक्स कर दो, मतलब आपने इस शेडेड रीजन में ये एक्स पार्ट इंक्लूड कर दिया। सो आप जानते हो क्या टोटल बनेगा आपका, आपका टोटल बनेगा ये पूरा ए और ये हो जाएगा, इसको मैं क्या बोलता हूं वेन डायग्राम के हिसाब से, इसको मैं क्या बोलता हूं ए यूनियन बी। और देखो ए यूनियन बी को क्या बोला जाता है, ए यूनियन बी को बोलते हैं ए और बी। सो ए और बी की प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी, 1/2। सो 2/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। आप इक्वेशन यूज करोगे सीधा आपकी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/2 माइनस 2/5। कितना हो जाएगा ये, 5 और 2 कैल्सियम 10, 5 माइनस 4 दैट इज 1/10। देखिए अब मुझसे पूछा क्या गया है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर। एक्चुअली में जो एक्स है वो क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब होता है व्हेन बोथ ऑफ द इवेंट्स विल अकर। सो वही तो आपसे पूछा गया था, तो बस आपका आंसर है 1/10, मतलब ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैंने क्या यूज किया, मैंने सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाया। अब वेन डायग्राम में जो चीज मुझे गिवन है ना, वो मैं डायग्राम के हिसाब से देखूंगा कि मुझे एक्चुअली में गिवन क्या है। सो मैंने जो रीजन आपके सामने शेड किया ना, ये वाला रीजन, ये तो मुझे गिवन था और मुझे दिख रहा है कि इसमें केवल वो बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट मिसिंग है, तो मैंने उस मिसिंग पार्ट को एक्स ले लिया। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूं तो वो कंप्लीट ए यूनियन बी बन जाता है, और ए यूनियन बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी, 1/2 गिवन थी। तो ऐसा करते ही आपने इक्वेशन बनाई और आपका आंसर आ गया। अब इसमें बच्चे फॉर्मूला यूज करते हैं, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, बट आपको क्यों फॉर्मूला यूज करना है जब आप जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, वैसे ही इस क्वेश्चन में हम देखेंगे थोड़ा सा थ्योरी इसकी बड़ी है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको फॉर्मूला यूज करके बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। अब देखिए बोला गया प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, तो पहले तो आपको इस चीज का ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी, बस। तो इस चीज की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है, ये मेरे को गिवन है 1/4 के इक्वल, ठीक। आप इक्वेशंस फ्रेम कर लो। नेक्स्ट केस में आपको बोला गया प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी अकर्स, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी आपको गिवन है कितना, सेम है 1/4। और सिमिलरली आपको तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए अकर्स, सो मतलब पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये भी आपको कितना है 1/4 गिवन है। चलो अब एक काम कराओ, आप इसको ना ऐड कर लो एक बार, आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। सो व्हाट इज 1/4 1/4 1/4, यहां पे आपका आ जाएगा 3/4, ठीक। और पीए प्लस पीबी प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीसी प्लस पीए, मतलब आप देख सकते हो पीए आपका 2 बार आया, पीसी आपका 2 बार आया, पीबी भी आपका 2 बार आया। सो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, करेक्ट। और माइनस अगर आप 2 कॉमन ले लो तो अंदर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि आपने क्या किया -2 कॉमन लिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो आप देख सकते हो आप 2 ना पूरे टर्म से कॉमन ले सकते हो। सो अगर आप पूरे टर्म से कॉमन लोगे 2, तो देखो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूं क्या बनेगा। सो आपने 2 कॉमन लिया, दैट मींस आपका पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने क्या कॉमन लिया, आपने -2 कॉमन लिया ना। हाँ, सो अभी ये सब माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, माइनस। सो ये आ जाएगा माइनस पी इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3/4 तो आपका राइट हैंड साइड पे था ही, बट जो आपने 2 कॉमन लिया है वो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, सो ये 3/8 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, उसने एक और चीज आपको बताई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली इज 1/16। ये प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है हमको, ये दिया गया हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वो कह रहा है ऑल द 3 इवेंट्स, अगर तीनों इवेंट्स एक साथ हो जाए तो ये चीज हमको गिवन है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास गिवन है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड करा दूं और राइट हैंड साइड पे भी सेम चीज ऐड करा दूं, तो यहां पे मैं ऐड कराऊंगा, बस उसकी वैल्यू लिख दूं मैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है मुझे, 1/16 गिवन है। ये मैं अगर लिख दूं तो आप देख सकते हो ये क्या फॉर्मूला बन गया आपका। ये फॉर्मूला आपका होता है किस चीज का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका आंसर मेरे पास डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 3/8 प्लस 1/16। तो 8 और 16 कैल्सियम 16, 16 8 2 3 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7/16 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो 7/16, यस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको क्या देखना है इसमें, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगर आपको लग रहा है कि वेन डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने पिछला क्वेश्चन वेन डायग्राम से किया था, बट ये क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मुले से भी बताया। तो आपको फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। अगर कोई चीज बोल रहा है क्वेश्चन की एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, तो उसका फॉर्मुला क्या होता है, तो उसका फॉर्मुला ये होता है। जैसे ही आप सारे फॉर्मुलेस लिखोगे ना, अपने आप आपकी कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी कि आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में मैंने क्या किया है, लास्ट में मैं देख रहा हूं कि जो चीज मुझसे पूछी गई ना, उसमें बस एक टर्म नहीं था, तो वो एक टर्म मैंने एलएचएस में ऐड कराया, तो ऑब्वियसली वो मुझे आरएचएस में भी ऐड कराना पड़ेगा, और जैसे ही मैं आरएचएस में ऐड कराऊंगा मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा। सो बस मेरा आंसर आ गया 7/16। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, देखिए इसमें डायग्राम जानबूझ के बनाया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ये आया आपका 2003 का क्वेश्चन, कैसे आप वेन डायग्राम का यूज करके स्मार्टली आंसर निकाल सकते हो, इसलिए सेशन, इस क्वेश्चन को इस सेशन में रखा गया। देखिए पीबी कितना है, 3/4, मतलब इस पूरे फुल सर्कल की प्रोबेबिलिटी मुझे 3/4 गिवन है। अब देखिए ये वैल्यूज क्या क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार मतलब सी के बाहर। ठीक है, सो आप ए तो लोगे, आप बी भी लोगे, मतलब आपने ए भी लिया और बी भी लिया, लेकिन आपने सी नहीं लिया, सी के बाहर आपको रखना है, तो आपका ये एरिया आ गया शेड होके। ठीक है, फिर आपने क्या लिया, ए बार मतलब ए के बाहर, बी और सी बार, तो मतलब सी भी ना हो और ए भी ना हो, मतलब कौन सा एरिया आ गया, मतलब ये एरिया आ गया। ठीक है, और आपसे पूछा गया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो अगर आप बी इंटरसेक्शन सी देखोगे तो वो तो ये एरिया हो जाएगा ना, तो मतलब इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड करा दो तो इवेंचुअली वो क्या बन जाएगा, वो आपका पीबी बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, ये वैल्यू है ये वाली, बी इंटरसेक्शन सी बार। ठीक है, देखो पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं हम, कितना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, मतलब ये, तो ये मेरे पास आ गया 1/3 प्लस, अब मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये क्या दिया है मेरे को, ये दिया है ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1/3 अगेन, तो ये भी 1/3 हो गया, प्लस अब ये तो मुझे नहीं पता, ये बी इंटरसेक्शन सी मुझे नहीं पता, तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ही लिखूंगा केवल। पर मुझे ये पता है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी मिलके क्या बन रहा है, ये पीबी बन जा रहा है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे कितना गिवन है, 3/4 गिवन है, सो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, 3/4, सो कितना आ गया आंसर, 1/3 2/3 हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपका आ गया 3/4 -2/3।
एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 4 से 3, 3 इंटू 3 9 माइनस 8, 1/12 आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो 1/12 मतलब यस, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वेन डायग्राम से बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आया है जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसलिए लेके आऊं क्योंकि सिंस दिस इज एडवांस दैट मींस ये क्या है, ये एक मल्टी करेक्ट हो सकता है। तो जब भी कभी मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, आपको क्या करना है, आपको चारों ऑप्शन चेक करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आऊं क्योंकि ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे क्या सीखने वाले हो, आप यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखने वाले हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो देखो जो जो वैल्यूज मेरे को क्वेश्चन में गिवन है पहले मैं वो नोट डाउन कर लूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना है 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कंडीशनल वाई, इसको मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कंडीशनल वाई। तो अब यहां से आप सीखो, जब भी कभी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया जाए ना, बस उसका केवल फॉर्मूला यूज कर लो आप और आपका आंसर आ जाएगा। सो एक्स कंडीशनल वाई का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। मतलब जो भी आपका राइट साइड लिखा होगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटीज आपको डिवाइड कराना होता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो भी आपका राइट साइड लिखा होता है ना, वो इवेंट होता है जो हो चुका होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कंडीशनल एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कंडीशनल एक्स मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन एक्स इंटरसेक्शन वाई और डिवाइडेड बाय इस बार डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। और ये मुझे कितना गिवन है, ये मुझे 2/5 गिवन है। ठीक है, तो आप वैल्यूज का यूज करके देखो, इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3, ये वैल्यू मैं अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो क्या एक्स इंटरसेक्शन वाई निकल सकता है? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना निकल के आएगा, पी एक्स की जगह मैं 1/3 पुट कर दूं, सो 1/3 यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, मतलब कि कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया 2/15। ठीक है, ये 3 नीचे आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 2/15। अब देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है, 1/5 दे रखा है सी ऑप्शन, मतलब ये सी तो गलत हो गया क्योंकि मुझे पता है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 2/15 है। अब जब मुझे एक्स इंटरसेक्शन वाई पता है तो वो वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूँ वाई की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो यहां पे अगर मैं पुट करता हूं इस फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1/2, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो जाएगा 2/15 मैंने अभी निकाला और इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, तो मतलब कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितना आ गया 4/15। ठीक है, ये 2 आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करा दिया कितना आ जाएगा 4/15। तो 4/15 ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अभी भी आपको बी और डी चेक करना बाकी है। ठीक है, तो पहले मैं डी चेक कर लूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई पूछ रहा है वो, तो बहुत सिंपल है, एक्स यूनियन वाई कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। और ये तीनों ही वैल्यूज आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में 1/3 गिवन है, ये आपने जस्ट अभी निकाला कितना है, ये आपने निकाला कितना 4/15 है, तो ये आ जाएगा 4/15 और माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये भी आपने अभी निकाला, एक्स इंटरसेक्शन वाई कहाँ पे है, एक्स इंटरसेक्शन वाई हाँ 2/15। सो ये इसको यूज करूंगा मैं 2/15। ठीक है, तो 1/3 को भी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15/5, 5/15 सॉरी, तो 5/15 प्लस 4/15 माइनस 2/15 मतलब कितना आंसर आ गया, 5 + 4 = 9, 9 - 2 = 7/15। सो 7/15 आ गया। तो क्या एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको 7/15 गिवन है, एक्स यूनियन वाई सॉरी नहीं, तो मतलब आपका ये भी रॉन्ग है। अब आपको बस ये चीज चेक करनी है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट कंडीशनल वाई, देखो ये चीज कैसे निकालेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट कंडीशनल वाई। तो पहले तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कंडीशनल इंटरसेक्शन वाई और डिवाइड कराना आपको वाई की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, अब देखो अब ये कैसे निकालू मैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई। तो देखो मैंने आपको बताया ना वेन डायग्राम, आप वेन डायग्राम बनाओ, एक सेट आपने एक्स लिया, एक सेट आपने वाई लिया, सपोज करो ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एक्स के बाहर हो और वाई के साथ कॉमन हो, मतलब वो क्या हुआ, वो ये हिस्सा हुआ। तो ये हिस्सा आप कैसे निकाल सकते हो, ये हिस्सा आप पूरा वाई ले सकते हो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या यूज करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई और डिवाइड करा दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से। सारी वैल्यूज मुझे पता है, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मैंने कितना निकाला है 4/15 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 2/15। तो मतलब इसको तो मैं 2/15 ही बोल दूं, तो ये आ गया 2/15
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना है 4/15, तो 15 कैंसिल, 2/4 कितना आ गया 1/2। तो क्या ये 1/2 गिवन है क्वेश्चन में? ये 1/2 गिवन है, यस। तो आपका इसका आंसर, आपका करेक्ट ऑप्शन आपका ए बी है, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन है, मतलब ये मल्टी करेक्ट है, इसमें एक से ज्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं, तो ये दो ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका 2005 में भी आया और 2014 में भी आया, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी है, देखिए प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आगे आ सकता है। ए यूनियन भी आपको गिवन है 1/6, सारी वैल्यूज आप अगेन नोट कर लो। ए यूनियन भी कितना है 1/6। ए इंटरसेक्शन भी कितना दिया है आपको? ए इंटरसेक्शन भी आपका कितना है, यहां पे आपने लिखा 1/4। ए आपको कितना गिवन है? ए आपको गिवन है 1/4। तो सबसे पहले तो आप पी बी निकाल लो, क्योंकि जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इससे आप आराम से पी बी निकाल सकते हो। तो पी बी कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी दैट इज 1/6 इज इक्वल टू ए 1/4 प्लस पी बी, जो कि मुझे नहीं पता है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/4। सो पी बी कितना आ जाएगा 1/6। देखिए ना, ये 1/4 से 1/4 सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो पी बी कितना आ गया 1/6, ठीक। तो अब आपको बताना है कि क्या ए और बी इक्वली लाइकली है कि नहीं। तो ये जो टर्म्स यहाँ पे मेंशन है ना, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। अब देखो, इक्वली लाइकली का मतलब जब ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो। तो मेरे को ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है 1/4, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है 1/6। तो क्योंकि ये दोनों प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, मतलब इक्वली लाइकली तो हो ही नहीं सकता। तो इक्वली लाइकली भी नहीं है और बी ऑप्शन भी गलत है। तो ए, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये ए और बी इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है, तो ए और बी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब मुझे चेक करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जिसमें ए इंटरसेक्शन भी आपका जीरो है। आप लिख लो, फॉर एमईई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? जीरो होता है। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो आई है। कितनी आई है? 1/4 आई है। तो मतलब कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी नहीं है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी नहीं है, दैट मींस डी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपका केवल सी बचता है करेक्ट ऑप्शन। और अगर आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो कंडीशन भी। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है? सो इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है पी ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी। तो इस कंडीशन को आप अगर आप लगा के देखो, अगर ये सेटिस्फाई होता है, सो दैट मीन्स ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आई एम श्योर ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आप ये खुद से ट्राई करके देख लेना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही निकलेंगे, ठीक। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आया है 2019 में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। देखना मैं इसको कितनी जल्दी करूंगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो लॉजिक आपको समझना। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एक्स है, जो आपका रैंडम वेरिएबल है, वो एक्चुअली है क्या। सो एक्स को मैं पहले डिफाइन करूंगा। एक्स इज एक्चुअली नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड इन द टू ड्रॉन कार्ड्स। अच्छा सपोज करो अगर आपके पास एक डेक है, आप उसमें से दो कार्ड्स निकालते हो, तो अगर मैं कह रहा हूं कि जो मेरा रैंडम वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड, मतलब कितने एसेस होंगे उसमें। सो देयर आर टोटल 4 एसेस। नाउ इफ यू आर ड्राइंग टू कार्ड्स, देयर आर टू पॉसिबल केसेस। या तो आपका पहला कार्ड, मतलब दोनों में से कोई एक एस होगा, या तो दोनों एस होंगे, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल जो है यहाँ पे दो वैल्यूज ले सकता है, ठीक है, 1 और 2। मतलब x को मैं डिफाइन कर रहा हूं नंबर ऑफ एसेस से, और आप दो कार्ड ड्रॉ करते हो। तो अगर आप दो कार्ड ड्रॉ करते हो सकता है कि दोनों में से कोई एक एस हो, या हो सकता है दोनों एस हो। तो पहले मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 जब मैं निकालूंगा तो उसके दो केसेस हैं। आपने पहला कार्ड ड्रॉ किया, वो एस आ गया, और अब आपको दूसरा भी कार्ड उठाना है, क्योंकि दो कार्ड तो उठाने ही है। तो आपने दूसरा कार्ड ड्रॉ किया, तो अब ये एस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पहला केस बना जिसमें आपका एक एस आएगा। ऐसे ही हो सकता है कि आपने पहला कार्ड उठाया वो एस ना आए, लेकिन आपने जो दूसरा कार्ड उठाया वो एस आ जाए। तो इन दोनों ही केसेस का आउटपुट आउटपुट क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इन दोनों ही केसेस का आउटपुट है कि 1 एस इज ऑब्टेन्ड, ठीक। और ऐसे ही मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालूं। अब ये x इज इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया। रैंडम वेरिएबल है कितने एसेस आएंगे, और उसकी वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं, मतलब मेरा ये कहना है कि दोनों एसेस आएंगे। तो आप दो कार्ड उठा रहे हो और वो दोनों एसेस हो, तो उसका केस तो केवल एक ही पॉसिबल है, जब आप पहले कार्ड में भी एस उठा लो और दूसरे कार्ड में भी एस उठा लो। बस अब मुझे ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी और मेरा आंसर आ जाएगा।
तो देखो ए और ए बार कितना हो जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, देखो ए और ए बार, तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है अगर आप एक कार्ड रैंडमली पिक करते हो और वो एस आ जाए। सो टोटल 4 एसेस होते हैं और 52 कार्ड्स होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/13। सो अगर एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है तो एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मतलब आप यहाँ पे लिख दो पीए यहाँ पे कितना हो गया, पीए आपका हो गया 1/13 और पीए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 12/13। ठीक, बस ये वैल्यूज पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर क्या है, सो यहाँ पे आएगा आपका 1/13 इंटू 12/13 प्लस 12/13 इंटू 1/13। तो ये मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और ऐड कराना है क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कराना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी ऐड करा दोगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13 इंटू 1/13, बस ये आपका आंसर है। सो यहाँ पे 13 मतलब 169 तो आपका एलसीएम हो गया। ये है 12, ये है 12, 12 प्लस 12 प्लस 1 दैट इज 24 प्लस 1 25। सो 25/169 आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो 25/169 मीन्स यस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। तो आपने देखा होगा हमने जब से सेशन स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक हमने उसमें नॉर्मल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लॉजिक यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने एडवांस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें मल्टी करेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ ही साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन किया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपके जो भी फीडबैक्स हैं ऑलवेज रिमेंबर दैट वी गाइस वैल्यू योर फीडबैक। सो आपका जो भी फीडबैक है, जो भी ओपिनियन है, आप कमेंट्स के मीडियम से शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी ऐसा वन शॉट चाहिए, किसी भी टॉपिक का पीवाईक्यू एनालिसिस चाहिए, तो आप वो रिक्वेस्ट भी हमें डाल सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।